रस छंद अलंकार का। और यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते देखते आप लास्ट तक सारे के सारे रस छंद अलंकार आपके जबान पे होगा। इतना सिंपल ट्रिक बताऊंगा और इतना सिंपल परिभाषा और इतना सिंपल उदाहरण पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रस छंद अलंकार की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का रस पूछता है और 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। मेरे प्यार जो टोटल 6 नंबर के पूछे जाते हैं, वो भी ट्रिक की मदद से बताने वाला। इतना सिंपल ट्रिक मेरे प्यार बच्चों, आप अगर वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अच्छा सही कमेंट करके आप जाइएगा, इतना गारंटी लेता हूं मेरे प्यार बच्चों। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले रस को लेकर, तो रस का मेरे प्यार बच्चों अगर लिखना है आप लोगों को, तो रस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है अस्थाई भाव। अगर आपको अस्थाई भाव मालूम चल गया, किसी भी रस का अगर आपको अस्थाई भाव का अर्थ मालूम चल गया, तो उसका परिभाषा आप मेरे प्यार जो मिनटों में बना सकते हैं। और आज की वीडियो में वही रस बताऊंगा जो कि पेपर में आता है, और 100% मेरे प्यार जो गारंटी लाता हूं कि उससे बाहर आएगा भी नहीं। वही बताऊंगा कि जो रस पूछे जाते हैं, जो छंद पूछा जाता है, जो अलंकार पूछा जाता है पेपर में, वही बताने वाला हूं। रस की अगर हम बात करें, 2 प्रकार के रस आपके पेपर में आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल आता है। एक आता है आपका हास्य रस और दूसरा आता है करुण रस। अगर हास्य रस का अस्थाई भाव अगर आपको मालूम चल गया और करुण रस का अस्थाई भाव अगर आपको मालूम चल गया, परिभाषा मिनटों में बना लोगे। कैसे? देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यारों जो हास होता है, इतना बात पहले नोट कर लीजिए। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। यह बस इतना टॉपिक याद कर लीजिए, आप परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। ये 2 वर्ड आपको याद हो गया। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हास्य रस आ गया। अब हास्य रस आ जाएगा तो इसका परिभाषा कैसे लिखोगे? देखिए अब मेरे प्यार बच्चों लिखोगे कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। पहला लाइन तो यही बनेगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, यहीं से पहला लाइन बन जाएगा परिभाषा का। देखिए कितना सिंपल है कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव, जब हास नामक अस्थाई भाव किससे? विभाव और अनुभाव और संचारी भाव, 3 वर्ड और याद कर लेना आपको कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, मतलब मिलन करता है, तो वहां पर हास्य रस का उत्पत्ति होता है या हास्य रस होता है। आप बताइए कितना सिंपल है। पहली लाइन तो सेम था कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, किसी भी बच्चों को याद हो जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव, मैंने 3 वर्ड बताया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो मैं इस तरह लिखूंगा कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का क्या होता है? संयोग होता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। लो भाई इतना सिंपल बताइए, कोई परिभाषा आपको बता पाएगा? याद हो गया कि नहीं बताइए, ईमानदारी से बताइएगा सारे बच्चे, याद हो गया कि नहीं परिभाषा? और उदाहरण, उदाहरण तो यूं ही याद कर लोगे। देखो कितना सिंपल उदाहरण, देखिए कह रहा है कि हाथी जैसा देह है, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब इतना सिंपल उदाहरण पूरे YouTube चैनल पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। याद हो गया कि नहीं? हास रस, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, ठीक है? कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, मिलन करता है, तो वहां पर हास रस का होता है, मतलब हास रस की उत्पत्ति होती है, हास रस होता है। उदाहरण, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। लो कंप्लीट, हास्य रस कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या था? शोक। बस इतना ही हमको तो मालूम है, अब उतना सही परिभाषा बन जाएगा। देखिए हेडिंग क्या है? करुण रस। कितना सिंपल है, देखिए आप लिखिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये लाइन तो आप ऐसे ही लिखोगे, ये लाइन तो सेम रहेगा कि करुण का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब देखिए जब शोक, जब शोक अस्थाई भाव, जब शोक अस्थाई भाव किससे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तो वहां पर करुण रस होता है। कितना सिंपल है। वहां पे क्या होता था कि हास नामक अस्थाई भाव
विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता था, और यहाँ पे शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करेगा तो कनु रस का उत्पत्ति होगा या कनु रस होगा। कितना सिंपल, याद हो गया कि नहीं कि कनु रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जब शोक अस्थायी भाव किससे, विभाव से अनुभाव से और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर कनु रस होता है। इतना सिंपल उदाहरण बताऊंगा कि आप तुरंत याद कर पाओगे। उदाहरण देख लो कितना सिंपल है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। अब बताइए कितना सिंपल उदाहरण मैंने बता दिया, तुरंत याद हो गया। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि कनु रस याद हो गया कि नहीं आप लोगों को, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो कनु रस का परिभाषा उदाहरण दोनों याद हो गया। कनु रस का परिभाषा क्या है कि कनु रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर कणु रस होता है। लो कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों, इतना सिंपल उदाहरण कोई नहीं बता पाएगा। अब रस का काम खत्म, दो ही रस पूछा जाता है, या तो आपसे हास रस पूछ ले या तो कणु रस पूछ ले। इसके बाद अलंकार की बारी आ गया। देखिए अब अलंकार, अलंकार भी इतना सिंपल बताऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना सिंपल कि तुरंत याद हो जाएगा। देखिए पहला हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार कितना है, बहुत सिंपल है मेरे पास, इतना सिंपल परिभाषा आज तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए, लो भाई खत्म, वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतना ही परिभाषा खत्म। वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लो, कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अब देखिए त से तरनी, तट से तनुजा, तट तमाल तरुअर बहु छाए। देखिए अब त तक कितना लास्ट बार बार आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्ण मतलब त त त त त, लो भाई याद हो गया। वर्ण बार बार आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इतना सिंपल उदाहरण कोई बताएगा आपको, याद हो गया कि नहीं बताइए, ईमानदारी से कमेंट करके बताना याद है कि नहीं। चलिए आइए यमक अलंकार पे आ जाइए। देखिए यमक अलंकार कितना सिंपल है, कह रहा है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर यमक अलंकार होता है। कितना सिंपल है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर यमक अलंकार होता है। याद हो गया कि नहीं, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर यमक अलंकार होता है। और उदाहरण तो इतना सिंपल है ना कि तुरंत याद कर पाओगे। उदाहरण देख लो इसका, यमक अलंकार का उदाहरण देखो। उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा, लो कंप्लीट, काली घटा का घमंड घटा। कितना सिंपल है, याद हो गया कि नहीं आप लोग, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि यमक अलंकार याद हो गया कि नहीं। बहुत सिंपल है मेरे प्यार बच्चों, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए उपमा अलंकार पूछा जाता है, जो जो पूछा जाता है वही बता रहा हूं, फालतू का कोई चीज नहीं बता रहा हूं। उपमा अलंकार देख लो क्या है। उपमा अलंकार में लिखिएगा कि वह अलंकार, बहुत सिंपल है, वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है, मतलब किसी अन्य वस्तु से की जाती है। वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे मैंने दो पेन रख लिया, देखो कितना सिंपल है। अब इस रेड पेन की तुलना मैं इस ब्लैक पेन से कर रहा हूं, वहां पे उपमा अलंकार होता है। लो भाई समाप्त। अब बताइए कितना सिंपल है, रेड पेन की तुलना मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं, वहां पे उपमा अलंकार होगा। अब यहाँ पेन ना रखकर मैं वस्तु रख दूं कि मैं लिखूंगा यहाँ पे कि वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की तुलना, इसे कोई वस्तु मानता हूं, किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा, बता देता हूं, याद हो गया। और उदाहरण दो लेकर आया हूं, दो उदाहरण लेकर आओ। इतना सिंपल है, दो उदाहरण लेकर आया हूं, इतना सिंपल कि एकदम सॉन्ग में याद कर लोगे। सॉन्ग मतलब गीत। देखो पीपल पात सरिस मंडोला, ये पहला उदाहरण हो गया। पीपल पात सरिस मंडोला। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, ये हो गया दूसरा उदाहरण। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ठीक है, मतलब